हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक 12th के पोइट्री सेक्शन का एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है फायर हैम और इसके राइटर है के एन दारूवाला। तो इस वीडियो में हम लोग फायर हैम के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे। और फायर हैम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग के एन दारूवाला जो कि इस चैप्टर के राइटर है उनके बारे में जानेंगे, उनका इंट्रो जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फायर हैम डिटेलिंग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर के राइटर है के एन दारूवाला और सबसे पहले के एन दारूवाला के बारे में कुछ जानते हैं। कहा जा रहा है के एन दारूवाला बॉर्न 1937, मतलब के एन दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था। कॉमा देकर के लिखा गया है द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। और ये रिसिपिएंट थे। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, मतलब ये प्राप्तकर्ता थे ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। किस चीज़ के लिए? तो साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए ये प्राप्तकर्ता थे, मतलब इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से जैसे कि नवाजा गया था, इनको प्राप्त हुआ था ये अवार्ड। और ये कब हुआ था? तो 1984 1984 में हुआ था। एंड एक और जो है कि अवार्ड इनको दिया गया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, मतलब द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। ये प्राप्तकर्ता थे साहित्य अकादमी अवार्ड के एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। और एक और अवार्ड जिससे इनको नवाजा गया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। कॉमा देकर के लिखा गया है इज अ लैंडस्केप पोएट। ये कवि हैं, लेकिन कैसे हैं? तो लैंडस्केप पोएट है, मतलब भूमि से जुड़े हुए कवि हैं। ऑफ इमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। और ये बहुत ही जाने माने जो है कि राइटर हैं शॉर्ट स्टोरी के, मतलब ये हद तक शॉर्ट स्टोरी लिखना भी बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं। हिज पोइट्री, इनका जो कविता होता है, इज इन हिज ऑन वर्ड्स। ये इनका जितना भी कविता होता है सब के सब ऑन वर्ड्स में होता है, इनके अपने शब्दों में होता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के राइम के रिदम को या फिर किसी चीज़ों को जैसे कि चुरा करके और उस चीज़ में जैसे कट पेस्ट करके कुछ लिखने का प्रयास कभी नहीं करते थे। ये जितना भी कविता लिखते थे सभी को अपने शब्दों में लिखते थे, अपने दिल से, अपने दिमाग से जो कुछ इनके मन से निकलता था उन्हीं चीज़ों को ये उतार देते थे और उन्हीं चीज़ों को ये लिख देते थे। कहीं से चीटिंग नहीं करते थे, कहीं से कोई ये कॉपी पेस्ट नहीं किया करते थे। कॉमा देकर के लिखा गया है ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। और जो कुछ भी लिखते थे सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स में लिखते थे। कविता में क्या होता है जी? दो प्रकार का कविता होता है, एक होता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का कविता और एक होता है ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का कविता। अगर आप चीज़ों को मन से बना करके लिख रहे हैं तो उसको सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का कविता कहा जाता है, और चीज़ों को आप बाहर से लिख रहे हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स का कविता कहा जाता है। तो के एन दारूवाला में क्या खासियत था कि ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस के कवि थे, मतलब जो कुछ भी लिखते थे अपने मन से इमेजिन करके चीज़ों को लिखने का ये प्रयास किया करते थे। आगे है ही क्लेम्स, मतलब ये क्लेम करते हैं, ये वर्णन करते हैं हिज पोएम टू बी रूटेड इन रूरल लैंडस्केप, कि इनका जो कविता होता है, हिज पोएम मतलब इनका जो कविता होता है, टू बी रूटेड, उनका जड़ कहाँ होता है? तो इन द रूरल लैंडस्केप, मतलब इनका जितना भी कविता होता है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। इनका जितना भी कविता होता है उसका जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों का आप कविता पढ़िएगा तो उसमें प्रेम का होगा कहानी, या फिर माँ के प्रति प्रेम होगा, पिता के प्रति प्रेम होगा। लेकिन इनका जो आप कविता पढ़िएगा के एन दारूवाला का, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी कविता लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं। आपको शुरू में ही बताया गया था कि ये लैंडस्केप पोएट है, मतलब भूमि के बारे में जैसे कि कुछ लिखते हैं, भूमि से जुड़े हुए अर्दी पोएट है ये। लेकिन भूमि से जुड़े हुए हैं तो, लेकिन लिखते क्या है? उसमें भी क्या लिखते हैं जी? तो ग्रामीण भूमि से जुड़े हुए चीज़ों को लिखने का प्रयास करते हैं। एंड हेंस अर्दी, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक अर्दी पोएट है। अर्दी पोएट मतलब ये भूमि से जुड़े हुए पोएट है। कॉमा देकर के लिखा गया है ही सन्स, ही मतलब वह, सन्स मतलब बसते हैं, ही सन्स वह बसते हैं। किस चीज़ से बसते हैं जी? तो सोफिस्टिकेशन, ज़्यादा जोर से बसते हैं। ज़्यादा जोर से बसते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ में किसी चीज़ को ज़्यादा जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि आप जैसे कि आपके बचपन का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बचपन में कभी न कभी आप पेंटिंग बनाए होइएगा। अब हुआ क्या होगा जी, 2-3 चीज़ों से आप जैसे कि घर को बना करके 2-3 कलर से उसको रंग करके बड़ा सुंदर बना दिए होइएगा। लेकिन आपको लगा होगा कि इतना सुंदर घर है, हम पहली दफ़ा बनाए, इतना सुंदर बन गया, इसको और अच्छा बना देते हैं। और अच्छा बनाने के चक्कर में आप उसमें और ज़्यादा कलर करते हैं, और ज़्यादा कलर करते हैं, अच्छा बनते जाता है, अच्छा बनते जाता है, और अंततः पता चलता है कि वो बहुत भद्दा हो गया, बेकार हो गया।
तो वही ये पोएट कह रहे हैं कि ही सन्स वह बसते हैं। कहाँ से बसते हैं जी? तो सोफिस्टिकेशन, ज़्यादा जोर से बसते हैं। मतलब अभी अपने कविता में ज़्यादा शब्दों को जोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रंगीनियाँ, ज़्यादा कलर जोड़ने के चक्कर में जो है कि आपका पेंटिंग खराब हो जाए। ठीक उसी प्रकार से ये अपने कविता में ये सोचते हैं कि ज़्यादा हम शब्द को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कविता खराब हो जाएगा। एज ही थिंक्स दैट, ऐसा ये सोचते हैं कि वाइल एडिंग ग्लॉस, मतलब वाइल मतलब जबकि या फिर चक्कर में, वाइल एडिंग ग्लॉस चमक को ऐड करने के चक्कर में, टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स, पद का जो पावर है वो टेक अवे हो जाता है, दूर चला जाता है। मतलब कविता का जो शक्ति है वो दूर चला जाता है। द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव, इनके कविता का, इनके पोएट्री का थीम क्या होता है जी? तो लव होता है। थीम कहने का मतलब केंद्र, मतलब जितना भी कविता लिखते हैं उसका कोई ना कोई फाइनल ये होगा ना डेस्टिनेशन, कि क्यों लिख रहे हैं कविता। तो इनके कविता का फाइनल डेस्टिनेशन या फिर थीम क्या होता है जी? लव होता है, डेथ होता है। किसी किसी कविता में ये थीम जो है डेथ को बनाते हैं, किसी किसी कविता में डोमिनेशन को बनाते हैं, सिनिसिज्म को बनाते हैं, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को बनाते हैं, वायलेंस को बनाते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा को, या ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानवीय समाज को, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानवीय समाज की दुर्दशा के बारे में ये कुछ लिखने का प्रयास करते हैं अपने कविताओं में। आगे है ही राइट्स, वह लिखते हैं, विथ इंटेंसिटी, पूरे मदहोशी के साथ लिखते हैं, एंड विगर, पूरे अंदर से विगर होकर के, मतलब एक शब्द से बहुत सारी चीज़ों को जो है कि निकालने का प्रयास करते हैं। इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, वो सारे के सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं इनके पोएटिक क्रिएशन में। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, और जब से ये पुलिस सर्विस में गए हैं, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, जब से ये पुलिस सर्विस में गए हैं वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, इनके कविता से वायलेंस को अनअवॉइडेबल माना जाता है। जब से ये पुलिस सर्विस में काम करना शुरू किए हैं तब से वायलेंस, बोले तो हिंसा नाम का जो थीम है या फिर कविता है, हिंसा पे जो कविता लिखते हैं ये जरूर ही लिखते हैं। मतलब हर एक कविता में हिंसा शब्द को जरूर जोड़ते हैं, या फिर हिंसात्मक किसी शब्दों को या फिर सेंटेंस को जरूर जोड़ने का प्रयास करते हैं इन हिज पोएट्री, उनके कविता में। आगे है हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, इनके महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स ऑफ वर्स क्या है? मतलब इनके पद के कुछ महत्वपूर्ण वॉल्यूम है, वो क्या है जी? इंक्लूड अंडर ओडियन, मतलब इनके द्वारा लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसका नाम है अंडर ओडियन। दूसरा है अ पर्सन इन अप्रैल, और आगे है एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। अंडर ओडियन आपका 1970 में आया था, अ पर्सन इन अप्रैल 1971 में आया था, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में आया था। तो ये सारा का सारा आपका जो है कि फायरहैम के जो राइटर है के एंदाडूवाला, उनका इंट्रो है। अब हम लोग फायरहैम चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो आगे देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर है आपका फायरहैम, और राइटर के बारे में आप लोग एक एक चीज़ जान ही गए। अब हम लोग चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। आप हमारे पेंसिल के नोक को ध्यान से देखिएगा, हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये कविता बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। और कविता यदि आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको धन्यवाद या फिर अपना कुछ न कुछ ज़रूर जैसे कि शो कीजिएगा कि हमको ये कविता कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता कह रहा है फायरहैम। फायर मतलब होता है आग, हैम मतलब होता है फायर के सामने यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वही फायरहैम है ये, ठीक है, मतलब आग से प्रार्थना। तो कहा जा रहा है द बर्निंग घाट, बर्निंग मतलब होता है जलना और घाट मतलब होता है घाट। मतलब यहाँ जो बर्निंग घाट है इसका मतलब होगा शमशान घाट, ठीक है। कह रहे हैं द बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, इरप्टेड, इरप्टेड मतलब होता है धधकना। धधकना का मतलब ये हुआ कि आग जब जल रहा है तो वो जल रहा है, लेकिन आग अचानक से ज़्यादा जलने लगा, आवाज़ के साथ, ज़्यादा लपट के साथ, तो उसको धधकना कहते हैं। तो वही कह रहे हैं द बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, इरप्टेड धधक गया। और ये फॉस्फोर सीन जो है ना, इसका मतलब अभी हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे, लेकिन अभी इसका मतलब यदि हम निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। डेट्स वाई हम क्या करते हैं जी, इन चीज़ों को थोड़ा देर के लिए हम डिलीट मारते हैं और बाद में समझेंगे। कह रहा है द बर्निंग घाट, शमशान घाट, इरप्टेड धधक गया, एंड वांडरिंग घोस्ट। और वांडरिंग घोस्ट का मतलब क्या होता है जी? देखिए होता क्या है जी, शमशान घाट जहाँ कहीं भी होता है वहाँ से आप गुजरिएगा या फिर वहाँ आप जाइएगा तो आप भूत रहे या न रहे, आपको इमेजिनेशन होगा कि वहाँ पे भूत है। कोई अगर पेड़ भी वहाँ पे है तो आपको लगेगा कि वो भूत है, पेड़ नहीं है,
है ना। तो इस प्रकार से आपके मन में इमेजिनेशन होगा, तो वही चीज़ इनके अंदर में हो रहा है। एक राइटर जो है शमशान घाट से गुजर रहे हैं और वहाँ से गुजरने के दौरान उनके मन में क्या कुछ चला है, उन सारी बातों को ये कविता में लिखने का प्रयास किए हैं। तो कह रहे हैं द बर्निंग घाट, शमशान घाट इरप्टेड, धधक गया, एंड वांडरिंग घोस्ट, और चलता फिरता भूत, वांडरिंग घोस्ट मतलब चलता फिरता भूत, लाइट मतलब प्रकाश, फ्राइटेंड डरा रहे थे, किसको, द पासर बाई, मतलब वहाँ से जो भी पासर बाई थे, राहगीर थे, वहाँ से जो कोई भी आदमी गुजर रहा था, सब कोई डर रहा था। किस चीज़ से, द बर्निंग घाट से और चलता फिरता भूत से और उस लाइट से, सब कोई राहगीर जो है कि उन चीज़ों से डर रहा था। एज मून लाइट, मानो कि चांद का प्रकाश, स्कटल्ड आड़ पार हो रहा हो, एमंग द बोन्स, हड्डियों के ऊपर से, वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार, वंस मतलब एक बार, स्ट्रॉलिंग एक बार की बात है कि मैं स्ट्रॉल कर रहा था, मतलब वहाँ से गुजर रहा था, एट डाउन नीचे से, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वो जो घाट है उसके बगल में जो नदी है और उसके नीचे एक किनारा गया हुआ है, रोड गया हुआ है, सड़क गया हुआ है, उसी सड़क से ये गुजर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार मैं स्ट्रॉल कर रहा था, एट डाउन पास रिवर बैंक एंड घाट, नदी के नीचे जो एक घाट है, घाट के किनारे से मैं गुजर रहा था और तभी इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है। अब देखिए इन चीज़ को पोएट को ऊपर ही लिखना चाहिए था, लेकिन अपने दृश्य को पहले लिख दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस दृश्य के सामने से हम गुजर रहे थे। आगे देखिएगा, बी सो, हमने देखा, इम्बर्स, अंगारे को, अंगारा का मतलब होता है अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा, मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पूरा लालिमा के साथ जल रहा है तो वो अंगारा है। तो वही कह रहे हैं, बी सो अंगारे इम्बर्स, हमने अंगारे को देखा, लूजिंग, खो रहे थे, वो अंगारा खो रहा था। क्या खो रहा था, तो आगे लिखा हुआ है, देयर क्रूएल रेडनेस, अपने निर्दयी लालिमा को खो रहा था। यहाँ पे होता क्या है जी, हम क्या बोले हैं आपको कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, मोटे मोटे लकड़ी का टुकड़ा, अगर वो जल के पूरा एकदम पूरी तरीके से जल गया है तो वो पूरा लालिमा उसमें आ जाता है और उसी को हम लोग अंगारा कहते हैं। और उसी अंगारे के बारे में कहा जा रहा है कि 20 एम्बर्स, हमने अंगारे को देखा, लूजिंग, और वो अंगारा क्या कर रहा था, तो लूज हो रहा था, खो रहा था। क्या खो रहा था, देयर क्रूएल रेडनेस, अपने निर्दयी लालिमा को खो रहा था, टू द ग्रे एस दैट स्वेलो ऑल, और जैसे जैसे वो निर्दयी लालिमा को खो रहा था वैसे वैसे उस निर्दयी लालिमा को निगल रहा था। कौन निगल रहा था, तो टू द ग्रे एस, वो राख धीरे धीरे निगल रहा था, डेट स्वेलो ऑल, पूरे निर्दयी लालिमा को। मतलब वो जो अंगारा है वो पूरा का पूरा लाल है। अब जैसे जैसे लाल उसका खत्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके ऊपर जैसे कि राख का परत आते जाएगा। मतलब कि राख, लालिमा इधर आ रहा है और राख इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब लालिमा के ऊपर राख आ रहा है, डेट मीन्स कि राख उस चीज़ को निगल रहा है। तो वही चीज़ कह रहे हैं, टू द ग्रे एस, वो जो राख है, डेट स्वेलो ऑल, धीरे धीरे सभी को निगल रहा था। यहाँ तक आपका पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है। आपको लगा कि ये वाला जो लाइन है ये भी इसी स्टेंजा का भाग है, नहीं, ये लाइन इस स्टेंजा का भाग है। तो यहाँ तक आपका जो स्टेंजा ये कंप्लीट होता है और यहाँ से हम एक नया स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पोएट, हाफ कुक्ड लिम्स, मैंने देखा। अब ये पूरा दृश्य बता दिए हुए हैं, अब जो है कि उसमें क्या हो रहा है शमशान घाट में वो बताना चाह रहे हैं। हाफ कुक्ड, हाफ मतलब आधा, कुक्ड मतलब जला हुआ, हाफ कुक्ड लिम्स, आधा जला हुआ हाथ पांव, बोर्ड विटनेस, गवाह बना, टू द फायर्स डिबॉसरी, आग के दोहरेपन का। उस शमशान घाट में ना लाश जल रहा है ना, और लाश के साथ क्या हो रहा है जी कि उस लाश का कुछ शरीर का जो हिस्सा है वो पूरा जल गया है और शरीर का कुछ हिस्सा जो है पूरा नहीं जला है। और जो हिस्सा नहीं जला है वो चीख चीख करके कह रहा है कि मेरे साथ बेईमानी किया गया है, आग हमें नहीं जलाया है, शरीर के कुछ हिस्से को जला दिया है, कुछ को छोड़ दिया गया है। तो वही जो हिस्सा बच गया है वो चीख चीख करके कह रहा है, बोर्ड बन रहा है, विटनेस बन रहा है, गवाह बन रहा है, टू द फायर्स डिबॉसरी, आग के दोहरेपन का। माई फादर सेड, अब इन सभी चीज़ों को देख करके मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यू सी, तुम देख रहे हो, दोज हाफ वन फिंगर्स, यू सी मतलब तुम देख रहे हो, दोज हाफ वन फिंगर्स, उस आधे जले हुए हाथ पांव को,
एंड बोन स्टफ्स, और उन ठुट्ठियों को, बोन स्टफ्स मतलब होता है ठुट्ठी, मतलब जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, पार्ट होता है शरीर का, मजबूत मजबूत ज्वाइनिंग पार्ट, उसको बोन स्टफ्स कहा जाता है। एंड बोन स्टफ्स, उन ठुट्ठियों को, द फायर एट टाइम, आग इस समय, द फायर मतलब आग, एट टाइम मतलब इस समय, फॉरगेट्स भूल गया है, इट्स डेड कि वो खुद मृत शरीर है। ए जोरासियन, एक जोरासियन होने के नाते, आई मैं, माई चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड, जोरासियन आई, मैं एक जोरासियन हूँ, माई चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड, मेरे बच्चे ने, माई चाइल्ड मतलब मेरे बच्चे ने, फिंगर क्लेंस्ड अपने फिंगर को क्लेंस्ड किया मतलब मुट्ठी बांधा, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, एक हल्के दर्द के साथ, लिटिल नॉट ऑफ पेन, है ना। जैसे ही मुट्ठी को बांधा तो उसके मुट्ठी से एक अजीब सा आवाज़ आया, और उस आवाज़ को सुनने से पोएट ये कह रहे हैं कि आवाज़ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इस चीज़ को, इस दृश्य को देख करके सहमा हुआ था, और इसीलिए उसने अपने मुट्ठी को बांध लिया। आई सोर टू सेव फायर, और इसीलिए आई सोर मैंने कसम खाया, टू सेव फायर कि मैं आग को बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये जो आग का जो बीमारी है, इसका जो बुद्धि है, ये जो भूलने का जो इसका आदत है, मैं इस आग को भूलने की आदत से हमेशा हमेशा के लिए बचाऊंगा। इट नेवर फॉरगेट, आज तक मैंने नहीं भूला है, एंड 20 ईयर्स सिंस, और 20 साल बीत गए, मतलब ऊपर जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, इस घटना को ख़त्म हुए हो गया उनका करीब करीब 20 साल। और कह रहे हैं एज आई कंसाइंड, और मैंने कंसाइंड कर दिया, माई फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले ही बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग में। कंसाइंड मतलब होता है झोंकना, मैंने झोंक दिया, माई फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले ही बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग में। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि सबसे नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस जो था वह 1000 मील्स, वो हज़ारों मील दूर था। द फॉर्म हैम सेड टू मी, अब जो है आग मुझसे कहता है ना, क्या कहता है जी। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि ये टावर ऑफ साइलेंस हज़ारों मील दूर था, तो इससे आग में झोंकने का क्या संबंध बन रहा है, तब चीज़ों को समझिए। बात यहाँ पे ऐसा है कि ये जो राइटर है ये जोरासियन है, ऊपर ही बता दिया गया है। और जोरासियन में क्या होता है जी, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर के अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस जैसे कि हज़ारों मील दूर है, और इस कारण से ये अपने मृत शरीर को, अपने पहले ही बच्चे को नहीं ले जा पाए, और मजबूरी बस इनको क्या करना पड़ा जी, तो उस मृत शरीर को जो है कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आग के हवाले करना पड़ा। और वही कह रहे हैं कि एज आई कंसाइंड, मैंने झोंक दिया, माई फर्स्ट बॉर्न, मैंने अपने पहले ही बच्चे को, टू द फ्लेम्स, आग के हवाले। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि सबसे नज़दीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था वह 1000 मील्स, वो हज़ारों मील दूर था। द फॉर्म हैव सेड टू मी, तब आग मुझसे कहता है, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हें माफ़ किया जाता है, ब्रोकन, तुमने अपने वादा को तोड़ दिया, येट रिबिलियस, तुम तो बागी हो, आई सोर दिस टाइम, फिर मैंने कसम खाया, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं अब ऐसी गलती करने से बचूंगा, मैं आग को फिर से बचाने का कोशिश करूंगा। मतलब अब ये दोबारा आग के हवाले अपने किसी भी परिचित के लोगों को, मृत शरीर को आग के हवाले नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका पोएम पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको पोएम बढ़िया लगा होगा तो अप्रिसिएशन दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको पोएम कैसा लगा हो उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ कि इस पोएम को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जो है कि देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, समरी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो वो हम आपको वीडियो में ही कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। बस पहले आप इन सब वीडियो को जो है कि आगे बढ़ाते जाइए, ताकि हमको लगेगा कि हाँ वीडियो में अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आगे हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।